एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। ये बोलने से नहीं, कानून बनने से होगा, बोलने से नहीं। आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। देश भरोसे से चलता है क्या? देश तो संविधान और कानून से चलता है। कब खत्म होगी टिकैत की जिद? पीएम मोदी पर टिकैत को क्यों नहीं है भरोसा? टिकैत एंड टीम का भविष्य क्या कहता है? इस पर क्या कहती है विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा शोकर जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम राकेश टिकैत की, जिसको लेकर उनको लेकर आपने ही ये भविष्यवाणी की है कि एट द एंड ये आंदोलन खत्म होगा और राकेश टिकैत बीजेपी के सपोर्ट में नजर आएंगे। लेकिन देखिए सर, हालात उस वक्त उस तरह का इशारा नहीं कर रहे हैं। राकेश टिकैत, जिनके आंसुओं से जो लग रहा था कि भाई किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, दोबारा शुरू हो गया है और पूरे पावर के साथ 2 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है, अभी भी वो बॉर्डर पे हैं, मौजूद हैं और आंदोलन अपनी ही रफ्तार पकड़े हुए है। अब देखिए ना, आप राज्यसभा में देख लीजिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद पर चर्चा करते हुए मोदी जी ने साफ कहा कि भाई अगर आपको जो कानून बन चुका है, बिल पास हो चुका है, कानून बन चुका है, अगर आपको आपत्ति है तो भविष्य में इसमें संशोधन हो सकते हैं और मैं अपील करता हूं कि आप इसे अपनाइए। जब मोदी जी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की, सुलह करने की, लेकिन राकेश टिकैत हैं जो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। एमएसपी खत्म करने को लेकर यहाँ तक उन्होंने ये बोल दिया है कि भाई फसलों की जो दाम है वो आगे नहीं बढ़ने देंगे। आज के टाइम पे दूध से सस्ता नहीं, दूध भी पानी से ज़्यादा सस्ता हो गया है। तो मैं समझना चाहती हूँ कि आखिर क्यों राकेश टिकैत मोदी जी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। देखिए, मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि एक आपके सामने प्लेटर है जिसमें 10 चीज़ों में से 9 चीज़ें आपकी रुचि की हैं, एक चीज़ आपकी रुचि की नहीं है, तो आप उसको थाली को अगर लात मारेंगे तो आप अपने भाग्य को लात मार रहे हैं जी। और आपको जो है इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए। जो मिल रहा है पहले उसको तो दो, और फिर आपको समय भी दिया 1.5 साल का, 1.5 साल में आप उसका रिजल्ट देख लीजिएगा। लेकिन आप इतना एडमेंट हो गए हैं कि भैया ये तीनों बिल जो हैं ये वापस ले लिए जाएं, और ये काला कानून है। काला कानून के पक्ष में संसद में सबने बोला जी। काला कानून के विपक्ष में ये काला कानून क्या है कोई नहीं बता पाया। आप ही बता दीजिएगा, आप भी नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन आप बात ही यहां से शुरू करते हैं, जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक जो है हम बात नहीं करेंगे। अब जैसे मैंने बताया, जो आपके सामने प्लेट है इसको ग्रहण करें। 16 महीने का, 15 महीने का जो आपको 1.5 साल का समय मिला है उसको देखिएगा। उसमें अगर आप पे किसी की अगर ज़मीन चली जाती है या आपको आपकी फसल का राइट प्राइस नहीं मिलता है या कहीं होर्डिंग ज़्यादा हो जाती है जिसके कारण जो है कमोडिटीज़ के प्राइस जो हैं बहुत ऊपर जाते हैं। देखिए, कमोडिटीज़ के प्राइस को कंट्रोल करने का काम सरकार का है जी। जो आपका परचेज वैल्यू और सेलिंग वैल्यू जो कमोडिटीज की होती है उसका जो गैप होता है उसको हेडरूम बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेडरूम प्राइस। जैसे जो चीजें जो आपकी जो है मैक्रोस्कोपिक होती हैं, जो माइक्रोस्कोपिक होती हैं, मतलब छोटी छोटी कंपनियां जो बनाती हैं, तो उनके पास इतना संसाधन नहीं होता कि वो हर बार आपका प्राइस चेंज करें। कमोडिटीज का प्राइस ऊपर नीचे आता है तो वो एक फिक्स प्राइस के बीच में एक गैप दे देते हैं अंदाजा लगा के कि अगर ये इसकी एमआरपी जो है, इसका जो आपकी जो एक्सपायरी डेट है, अगर एक्सपायरी डेट 2 साल की है तो 2 साल में जो फ्लक्चुएशन होंगी मैक्सिमम वहां तक जा सकती है, मिनिमम वहां तक आ सकती है। तो उसके बीच के गैप को वो सेट करके एक प्राइस देते हैं। जो अगर सपोज वो 10 रुपए किलो की चीज है तो उसका प्राइस जो है 25 रुपए भी हो सकता है। आपको इस पे जो है
ये चीज गवर्नमेंट से करनी चाहिए कि होल्डिंग में बाय दी वे, अगर जैसा वो बोल रहे हैं कि होल्डिंग होगी और आपको ये नहीं मिलेगा और वो नहीं मिलेगा, गोभी 500 रुपए किलो मिलेगी, वो भी 500 रुपए किलो वो उन लोगों ने बताई है जो कृषि को अपना प्रोफेशन बताकर उस पे जो है इनकम टैक्स नहीं देना चाहते, उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं, तो वो गोभी का फूल 500 या 5000 का भी बेच सकते हैं। जी। अब एक लौकी और एक सेब जो है आपके एक बाबा जी के हाथ से उगाया हुआ था आपके हरियाणा में ही, वो उन्होंने 20,000 का बेचा। जी। लेकिन वो सबके लिए थोड़ा ना, वो तो सिर्फ उन भक्तों के लिए जिनकी वैल्यू है वहां पे, या फिर या तो उन भक्तों के लिए जिनके लिए वो वैल्यू, या फिर वो बंदा जो है हर ब्लैक को व्हाइट करने के लिए कृषि के माध्यम से जो है अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करना चाह रहा है। तो पास्ट में जो है इस पे भी कुछ होना चाहिए। और इस पे होने के लिए आपको मैं बताऊं, कृषि कानून में की सबसे बड़ी सिरदर्दी क्या है? सबसे बड़ी सिरदर्दी ये है कि किसान से तो कोई नहीं मांगेगा कि आपका पैन कार्ड क्या है जी। लेकिन जो परचेज कर रहा है ना उसका पैन कार्ड लगेगा। पैन कार्ड लगेगा तो जो परचेज करते थे किसान, ये बीच के बिचौलिए जो थे, वो इनकम टैक्स के ट्रैप में आ जाएंगे सारे के सारे। और वो बहुत बड़ा एक वो है, तो उससे बचने के उन लोगों को अपनी बचाव के लिए उन्होंने इतना बड़ा जो ये आंदोलन खड़ा कर दिया। मेन जो इसमें जो है, जब पैन कार्ड रोल में आ गया तो कृषि से जो बिचौलिए जो है ब्लैक को व्हाइट कर रहे थे उनके ऊपर एक जो है बहुत बड़ा अंकुश आ जाएगा। उसके बाद उनको जीएसटी भी देना पड़ेगा, इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ये चीज जो है, और सबसे बड़ी आमदन जो है कृषि से होती है। अगर आप देखें तो अगर जी। आप 75% तभी हमारे देश कृषि प्रधान देश कृषि प्रधान है, तो गवर्नमेंट को भी तो कुछ मिलना चाहिए जी। अब ये चीज असल में जो इसके पीछे की स्टोरी है वो ये है। देखिए, मोदी जी ने अपनी इंटेग्रिटी बिल्कुल साफ कर दी है कि वो किसानों के बिल्कुल पीछे खड़े हैं। बिल्कुल। विश्व के जाने माने भविष्यवक्ता, विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी, जिनके 99% राजनीतिक भविष्यवाणियों ने लिया हकीकत का रूप। फिर चाहे 2004 में यूपी की सरकार बनने की भविष्यवाणी हो, 2014 में मोदी के नेतृत्व में देश में कमल खिलने की भविष्यवाणी हो, 2013 के दिसंबर में प्रधानमंत्री के नाम की भी भविष्यवाणी कर दी थी। 2014 के लिए मेरी भविष्यवाणी थी कि बीजेपी 279 प्लस सीट लेगी, तो उसमें बीजेपी ने 282 सीट्स ली थी। यूपी चुनाव में भैया जी की हार और बीजेपी के जीतने की भविष्यवाणी हो, बहन जी के साथ, दीदी के साथ अगर कांग्रेस लेते हैं तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के साथ बिल्कुल न्यून है। न्यून का मतलब पासिंग मार्क्स भी नहीं है। तो इनमें से किसी की भी साथ जाएंगे तो इनका राजनीतिक भविष्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कर्नाटक के भागवामय होने की भविष्यवाणी हो, मैं पहले भी भविष्यवाणी कर चुका हूँ। कर्नाटका में बीजेपी को 128 प्लस सीट्स मिलेंगी और बीजेपी कांग्रेस को 28 के अंदर रोक लेगी। बंगाल में बीजेपी के खाते खुलने की भविष्यवाणी हो, 2 से 20 का सफर बीजेपी वहां पे कर सकती है गठबंधन करके। 2019 में फिर से बहुमत के साथ बीजेपी के जीतने की भविष्यवाणी हो, आपका 2015 के एंड में प्रेडिक्ट कर दिया था कि 2019 के इलेक्शंस में जो रिजल्ट्स होंगे, ना भूतो ना भविष्यति, बीजेपी 299 प्लस सीट्स लेगी। या फिर
कोरोना के अंत से लेकर उसकी वैक्सीन बनने की भविष्यवाणी हो। कोरोना की वैक्सीन AI यू इनिशियल की कंट्रीज से इजाद होगी, जिसमें भारत की भूमिका, भारत के साइंटिस्ट की, भारत के वैज्ञानिकों की भूमिका मुख्य होगी। अक्षरता सिद्ध हुई प्रत्येक भविष्यवाणी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर।